काशी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 1800 करोड़ से वाराणसी का विकास। वाराणसी के विकास को नई रफ्तार। 42 परियोजनाओं का पीएम मोदी देंगे सौगात। 18 करोड़ से काशी का कायाकल्प। काशी तैयार, पीएम मोदी का इंतजार। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। करीब 4 महीने बाद उनका ये दौरा हो रहा है। करीब 4.25 घंटे तक पीएम मोदी वाराणसी में ही रहने वाले हैं। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है। पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में विकसित हो रही काशी को पीएम आज 1800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इसमें 1220 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। 591 करोड़ रुपए की 32 योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। पीएम के हाथों मिलने वाली सौगात से बदलते बनारस की सूरत में 4 चांद लग जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा राजनीति के लिहाज से बेहद खास है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार काशी आ रहे पीएम काशी वासियों को रिटर्न गिफ्ट देंगे। 7 सौगातों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का ये काशी दौरा बेहद अहम रहने वाला है। पीएम मोदी वाराणसी में करीब 5 घंटे तक रुकेंगे। इस दौरान काशी को विकास के लिए तमाम परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें अक्षय पात्र किचन और इंडोर स्टेडियम भी शामिल है। साथ ही पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शिक्षा के बड़े सम्मेलन की शुरुआत करेंगे, जो 3 दिन तक चलेगा। इस बैठक में देश की नई शिक्षा नीति पर मंथन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंच रहे पीएम मोदी वाराणसी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें टूरिज्म और स्पोर्ट्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार की अपार संभावनाएं भी बढ़ेंगी। 1774 करोड़ के कार्य उनका लोकार्पण शिलान्यास भी किया जाएगा। 30 कार्य ऐसे हैं जिनका लोकार्पण होना है और 13 कार्य ऐसे हैं जिनका शिलान्यास होना है। करीब 1220 करोड़ की नई परियोजनाएं भी इसमें चालू हो रही हैं, जिसमें वाराणसी के अंदर की जितनी भी सड़कें हैं वो 4 लेन और 6 लेन होनी है। इसके अलावा पर्यटन के बहुत बहुमूल्य सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और वाराणसी की धार्मिक जो यात्राएं हैं उनको और बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के कार्यक्रम हैं। कुल मिला के बहुत भव्य कार्यक्रम स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पब्लिक भी ओपनली पार्टिसिपेट करेगी। साथ के साथ स्टेडियम में स्पोर्ट्स पर्सन भी उसके हिस्सा बनेंगे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी सरकारी स्कूलों के बच्चों के मिड डे मील के लिए करीब 14 करोड़ की लागत से तैयार अक्षय पात्र किचन का लोकार्पण करेंगे। खास बात यह है कि इस अक्षय पात्र किचन में आधुनिक मशीनों से एक साथ 40,000 रोटियां बनाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे पर इस एलटी कॉलेज परिसर में भी पहुंचेंगे, जहां पर अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से इस कॉलेज परिसर में ये केंद्रीकृत मिड डे मील भोजन रसोई बनाई गई है। इसमें करीब 1 घंटे में 40,000 रोटियां बनेंगी, तो 45 मिनट में करीब 130 किलोग्राम चावल पक जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जब अपने काशी दौरे में पहुंचेंगे तो यहीं पर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अक्षय पात्र रसोई के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी काशी को स्मार्ट स्टेडियम की सौगात भी देंगे। सिगरा के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम को हाईटेक बनाने की योजना वाराणसी स्मार्ट सिटी ने तैयार की है। इस मल्टी लेवल इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रेमी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी देख सकेंगे। मल्टी लेवल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 20 से अधिक इंडोर गेम के लिए कोर्ट बनाया जाएगा। काशी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में पहुंचेंगे, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, सुरक्षा का रिहर्सल हो रहा है और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से बात करेंगे। करीब 100 खिलाड़ियों को निमंत्रण भेजा गया है। विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सूची बनाई गई है, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होना है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों को बड़ी सौगात भी देंगे, जिसके लिए इसी सिगरा स्टेडियम के नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। साथ ही जो लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट के लोकार्पण के साथ ही राइफल क्लब में शूटिंग रेंज का उपहार भी देंगे। तो और
इसके साथ ही करोड़ों की सौगात अन्य भी होगी। यानी कि न केवल संवाद होगा खिलाड़ियों के साथ, बल्कि संवाद के साथ साथ खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सौगात भी देंगे। खिलाड़ियों से संवाद के बाद पीएम मोदी 3 दिनों तक चलने वाले शिक्षा के सबसे बड़े सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही इस मंथन से देश की नई शिक्षा नीति को नई राह मिल सकती है। नई शिक्षा नीति के लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काशी दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त मैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में खड़ा हूं, जिसका खुद लोकार्पण अपने पूर्व के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर शिक्षा के महाकुंभ के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का महाकुंभ होगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में विमर्श होगा और उसकी रूपरेखा तय की जाएगी और निष्कर्षों के आधार पर वाराणसी घोषणा पत्र जारी कर पूरे देश में इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। तो पीएम मोदी के आने से पहले की तैयारियों की समीक्षा के लिए यहाँ तमाम सारे पुलिस प्रशासनिक के अफसर पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शिक्षा पर विमर्श होगा और देश के सभी बड़े शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख इसमें शामिल होंगे। तो यानी कि अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर शिक्षा के इस सबसे बड़े विमर्श में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नई शिक्षा नीति का एक घोषणा पत्र जारी करेगा, जिसे वाराणसी घोषणा पत्र कहा जाएगा और पूरे देश में ये लागू होगा। उत्तर प्रदेश में विकास और रोजगार के नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। योगी सरकार काशी में बेकार पड़ी जगहों को खूबसूरती से उपयोग कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने जा रही है। इसके लिए सरकार ने फ्लाईओवर के नीचे अनुपयोगी पड़ी जगहों को सजा संवार कर सुविधा युक्त करके उपयोगी बना दिया है। अब लहरतारा चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे लगभग 2 किलोमीटर में नाइट बाजार सजेगा। यहीं काशी की कला और संस्कृति दिखेगी, साथ ही बनारसी खान पान का भी स्वाद मिलेगा, जिसका आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। नाइट बाजार का चर्चा के साथ साथ रोजगार भी है। और आप चौका घाट से लेके और लतारा के पुल के पहले तक देखे होंगे, मोदी जी ने कई छोटे छोटे गुमती बनाए जिससे छोटे लोग को रोजगार मिलेंगे। बेस्ट लगा और दाल मंडी वगैरह मार्केट बहुत अच्छी लगी। मैं तो सोचा था कि बनारस छोटी मार्केट होगी, जैसे हम लोग ऑलरेडी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आज मैंने घूमा और पूरा बनारस का जायजा लिया मैंने, तो मुझे बहुत बेस्ट लगा और बनारस की तस्वीर बदल गई है इधर और बेस्ट लगा। बहुत सुंदर लग रही है और ये नाइट मार्केट जो बनेगा ये हर लोगों के लिए अच्छा होगा। जो लोग दिन में नहीं मार्केट कर पाते हैं तो रात में वो लोग मार्केट कर सकते हैं। जैसे और भी शहरों में नाइट मार्केट होता है, तो यहाँ भी अगर नाइट मार्केट खुल जाएगा तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। नाइट बाजार बहुत अच्छा लगा, वो काम अच्छा लगा। सबका विकास सबका साथ। बोलिए हर हर महादेव। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने बुधवार को बैठक ली। मीटिंग के बाद सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा, त्योहार के मद्देनजर पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए, साथ ही धार्मिक जुलूस में किसी तरह से कोई हथियार लेकर ना जाए। उन्होंने कहा कि बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं बनाई जाएं, किसी भी तरह से सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी ना हो और कांवड़ यात्रा रूट पर मीट की दुकानों को इजाजत ना दी जाए। मीट मछली कांवड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें। क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे, हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। ईद के दिन कुर्बानी जहां होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो, उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। चाहे वह आयोजक करें, चाहे वह नगर निकाय या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए लोग करें, इस व्यवस्था को पहले से सुनिश्चित होना चाहिए कि कुर्बानी के तत्काल बाद उसकी सफाई की व्यवस्था भी हो जाए, जिससे गंदगी न होने पाए।
अस्त्र शस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा, पहले से हम सुनिश्चित करेंगे। हम संवाद बनाएं, त्रिशूल लेकर के भी कावड़ यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकारी देनी होगी, उस व्यवस्था के साथ बताइएगा। लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयरगन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अनावश्यक रूप से भावनाएं आहत न होने वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रशासन के स्तर पर भी न हो, और कावड़ संघ हो या मोहर्रम के जुलूस हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, यह भी हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति ना आने पाए। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर लखनऊ में सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 100 दिन में सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। वहीं दोपहर 12:30 बजे मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला की पीसी है। वहीं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। लखनऊ में एसपी विधायक पल्लवी पटेल की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। आनन फानन में उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ब्रेन हैमरेज की वजह से पल्लवी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक्सपर्ट मेडिकल टीम की निगरानी में उन्हें रखा गया है। फिलहाल उनकी कंडीशन स्टेबल है। डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कौशाम्बी के सिराथू से एसपी विधायक पल्लवी पटेल की तबीयत खराब होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि जनपद के सिराथू से सपा की लोकप्रिय विधायक पल्लवी पटेल जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ। भगवान से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसपी विधायकों की मीटिंग बुलाई है। एसपी मुख्यालय पर होने वाली इस बैठक में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अब कल देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर शामिल होंगे या नहीं। बैठक के बाद अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ईडी ने आज फिर से पूछताछ के लिए अब्दुल आजम को बुलाया है। बुधवार को भी ईडी ने अब्दुल आजम से पूछताछ की थी। ये पूछताछ करीब 6 घंटे तक चली। इसी क्रम में पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग और जौहर अली ट्रस्ट के बारे में सवाल जवाब किए गए। कल हुई पूछताछ के बाद अब्दुल्ला ने कहा कि हर मुकदमे का सामना करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिका पर आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह के बीच चल रहे 13 एकड़ भूमि के स्वामित्व के विवाद के बीच अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के शाही ईदगाह के सर्वे के प्रार्थना पत्र पर आज अहम सुनवाई होगी। अदालत ईदगाह पक्ष की ओर से सीआरपीसी 7/11 के तहत केस के नॉन मेंटेनेबल होने के दावे पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की अदालत में दलील थी कि पहले 7/11 का मामला लंबित है। जब तक इस मामले में सुनवाई नहीं होती तब तक सर्वे के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करना न्याय संगत नहीं है। उधर सर्वे की मांग करने वाले याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप का कहना है कि मुस्लिम पक्ष के पास किराएदारी तक का कोई साक्ष्य नहीं है। मुस्लिम पक्षकार केवल समय को ही टालना चाहता है। उधर प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां हाईकोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने याचिका दाखिल की है। जावेद पंप की पत्नी ने याचिका में मनमाने तरीके से मकान गिराए जाने का आरोप लगाया और दोबारा मकान बनाकर दिए जाने के साथ दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं
हाईकोर्ट आज जावेद पम की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर सुनवाई करेगा। हालांकि राज्य सरकार और पीडीए की ओर से कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जा चुका है। कानपुर में 1984 के सिख विरोधी दंगों में जांच कर रहे एसआईटी को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसआईटी ने गोविंदनगर से 2 आरोपियों को दबोचा। एसआईटी अब तक 4 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद सभी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें 1984 में 127 सिखों की हत्या के मामले में एसआईटी 2019 से जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में बुधवार की देर शाम उस समय सनसनी फैल गई जब एक शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर वो फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। 9:30 बजे के करीब मोरना में एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, जिसमें उसकी डेथ हो गई है। परिजनों से विस्तृत जानकारी की जा रही है। जानकारी करके और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर, साक्ष्य संकलन के आधार पर और जो हमारा टेक्निकल सर्विलेंस है उसके आधार पर विस्तृत जांच करके घटना का शीघ्र अनावरण कर दिया जाएगा। हरदोई में लखनऊ चुंगी पर मरीज लेकर जा रही एम्बुलेंस आड़े तिरछे रखे डिवाइडर से जा टकरा गई। हादसे में एम्बुलेंस सवार 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मरीज को दूसरी एम्बुलेंस से लखनऊ भिजवाया गया। एम्बुलेंस के डिवाइडर के टकराने के बाद हरदोई लखनऊ हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा।